दर्शकों का मेरे इस नारायण ज्योतिष समाधान चैनल पर स्वागत है। अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं आज के विषय का आरंभ करता हूँ। आज का दिन मंगलवार है और आने वाला दिन बुधवार है। जो आज मैंने विषय चुना है वो थोड़ा सा अटपटा और चटपटा दोनों है। तो आज का विषय क्या है कि क्या आपके कोई XYZ यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप के रिलेशंस रहेंगे तो क्या वो आगे परवान चढ़ेंगे या वो केवल आपके जीवन की कुछ ऐसे पिछले जन्मों के कर्ज हैं जो आपको आए हैं, परेशान करेंगे, आपसे कुछ लेंगे, आपको कुछ देंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। तो जैसे लोग आजकल YouTube पर एक प्रचलित टैगलाइन चली है कि क्या मेरा एक्स मिलेगा। आप इस ज्योतिष से पूछिए कि आपका एक्स मिलेगा तो वो बता देगा। तो ज्योतिष में एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो एक बात की बात है, लेकिन एक्स होता कैसे है, वाई कैसे होता है, किसी के XYZ कैसे होते हैं, इस विषय को हम समझने का आज प्रयास करेंगे। एक वीडियो जस्ट अपलोड किया है जिसमें मैंने नवमांश कुंडली के आधार पर 4 धी भावों की चर्चा की थी। जो 4 धी भाव थे उनमें से एक भाव होता है शुद्धि का और एक भाव होता है वृद्धि का। तो जो शुद्धि का भाव होता है वो हमारे आचरण, संस्कार, मानसिकता, चरित्र को दर्शाता है और जो वृद्धि का भाव होता है वो हमारे सामाजिक संबंधों में रिलेशनशिप को दर्शाता है, हमारी इच्छाओं को दर्शाता है, भौतिक जीवन में हमारे जो सुख साधन, जो रिश्तों की इच्छा है उसको दर्शाता है। तो यहाँ पर हम कैसे समझें कि आपका कोई XYZ होगा कि नहीं। तो हम यहाँ पर जो परिचय है वो ज़्यादा लंबा नहीं देंगे, हम सीधे कुंडलियों पर आएंगे। फौरी तौर पर हम यहाँ पर कुछ कारकों की बात कर लें, क्योंकि जब हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो आप वहाँ पर उससे मतलब निकाल सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जब कभी भी किसी भी तरह के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की चर्चा होती है या किसी प्रकार के लीगल या इलिसिट रिलेशन जैसा भी हो, प्लस या माइनस, जब उसकी बात होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं बुध को। बुध हमारे वैचारिक स्तर को दर्शाता है। हमारे बुद्धि के धी भाव में बुध कारक है। गुरु और बुध धी भाव के कारक है, नहीं बुद्धि भाव के। जो पंचम भाव होता है ये प्रेम का भाव है, संतान का भाव है, आपके मन में जो कुछ बसा है उसका भाव है, किस चीज़ को आप ज़्यादा पसंद करते हैं उसका भाव है। तो यहाँ एक ही भाव से कई चीज़ें देखी जाती हैं। अगर हम बात करें कि आपका किसी के साथ प्यार का पेच लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या आपके कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है। अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो हो सकता है कि आपके जो प्यार का परवान है वो किसी और कारण से चढ़े और आप बीच में ही छोड़कर भाग जाएं। दूसरी बात है, जब हम किसी संबंध की ओर जाते हैं या किसी संबंध की बात करते हैं तो हमें शुक्र को जरूर देखना होता है। शुक्र आपके इस भौतिक जीवन में हर प्रकार के संबंध को दर्शाते हैं। आपका किसी भौतिक चीज़ से क्या है, यानी शरीर क्या है। एक किसी भी व्यक्ति जो आपका दोस्त बनेगा वो सबसे पहले आपसे शरीर के रूप में मिलेगा। उस शरीर के आगे की जो बात आती है फिर वो जब आप शरीर के आगे भावनात्मक स्तर पर जाते हैं तब वहाँ पर चंद्रमा आते हैं। तो यानी जो भौतिक आकर्षण है उसके कारक हैं शुक्र। जो आपके वैचारिक आकर्षण है, जो आपकी वैचारिक बाध्यता है, जो आपके वैचारिक गुण दुर्गुण हैं उनके कारक हैं बुध। जो भावनात्मक गुण दुर्गुण के कारक हैं उसके कारक हैं चंद्रमा। और जो आपके संस्कार, जो आपका एक कह सकते हैं कि एक जो सेट पैटर्न है सोसाइटी का, उस सोसाइटी के सेट पैटर्न को आप फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, आप अपने संस्कारों पर, पारिवारिक संस्कारों पर स्थिर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसके लिए हम देखते हैं गुरु को। और इसके बाद बाकी शनिदेव हैं, वो आपके कर्म के कारक हैं। राहु हैं, राहु हमारे पितरों को दर्शाते हैं। और राहु का जो यहाँ पर अगर हम संबंधों की बात करें तो राहु एक प्रकार से आपके मन में जो एक भौतिक सोच होती है, जो भौतिक प्राप्ति की सोच होती है, उसको दर्शाते हैं। राहु को छल का भी कारक बोला गया है। यानी जब आप किसी से प्रेम करेंगे तो आप सीधे नहीं कह सकते कि आई लव यू। आप उसको पहले कुछ दूसरे ढंग से मोल्ड करेंगे। वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता तय करना होता है उसके लिए राहु बहुत सहयोगी होते हैं, क्योंकि राहु को भ्रमित करने बल मिलता है या उनके पास कहिए बल है। और राहु धोखे के भी कारक हैं। यानी अगर कोई गलती से किसी को धोखा देके प्यार कर रहा है, बाद में छोड़ के भाग जाएगा, तो भी वहाँ पे राहु को देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो संबंध आप बनाएंगे वो अच्छे नज़र से बनाएंगे, खराब नज़र से बनाएंगे। आपका दृष्टिकोण क्या होगा संबंध को लेके, केवल शारीरिक आकर्षण होगा। आप ये सोच के संबंध बनाएंगे कि चलो 2-4 दिन मस्ती करते हैं, एक दूसरे की बाहों में झूलेंगे, उसके बाद वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। या आप उससे संबंध बनाते हैं ये सोच के कि हमारा संबंध लंबा चले, आत्मीय स्तर पर चले, भावनात्मक स्तर पर चले और हम संभव होगा तो आगे विवाह की ओर भी जाएंगे। तो हमें गुरु को देखना पड़ेगा।
तो यदि गुरु का संबंध किसी भी तरह से आपके इन कारकों से बन रहा हो, यानी बुध से बन रहा हो, शुक्र से बन रहा हो, मंगल से भी बन रहा हो। हाँ, मंगल को मैं बताना भूल गया, मंगल आपका पराक्रम है, मंगल आपकी हिम्मत है। अगर आप प्यार जैसी चीज़ करते हैं और भारतीय परिवेश में जहाँ पर इस चीज़ के लिए एक सामाजिक कह सकते हैं ये टैबू है कि ये एक गलत चीज़ है, तो यानी आप परिवार के विरोध में खड़े होंगे। यानी जब आप प्रेम करेंगे तो आपको परिवार के विरोध में जाना पड़ेगा, समाज में लोगों के कटाक्ष सुनने पड़ेंगे। हो सकता है कि आप कहीं पार्क में बैठे हैं, 10 आदमी की नज़रें आप पर हों, तो उन नज़रों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये जो सामना करने का पराक्रम है, ये मंगल दर्शाते हैं। स्त्री की कुंडली में मंगल पुरुष हैं और पुरुष की कुंडली में शुक्र स्त्री हैं। अब यहाँ पर मंगल का जो दूसरा आयाम ये होता है कि अगर आप कोई स्त्री हैं तो आप किस पुरुष की तरफ आकर्षित होंगे, और आकर्षित होंगे तो किस नज़रिए से आकर्षित होंगे, ये दर्शाता है शुक्र और मंगल का परस्पर संबंध। यदि शुक्र मंगल आपस में कहीं भी जुड़े हुए हैं तो व्यक्ति शारीरिक रूप से एक दूसरे की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। अब यदि ये शुक्र मंगल पीड़ित हैं तो ये आकर्षण गलत सोच का नतीजा हो सकता है। कहीं बुध भी पीड़ित हैं, शुक्र मंगल भी पीड़ित हैं और राहु का इनसे संबंध बन रहा है, तो ऐसे लोगों से अगर आप उसकी कुंडली जानते हैं तो दूर रहिए। ये चीटर्स होते हैं, अपना काम निकल जाएगा, फिर ये चुपचाप निकल जाएंगे, खिसक जाएंगे। तो आज हम यहाँ पहली कुंडली ले रहे हैं जिसमें कि एक जातक के द्वारा विवाहोपरांत उसके पास संतान भी है, उसका विवाह भी हो चुका है, पत्नी भी अपनी मतलब कह सकते हैं कि उसका ऐसा नहीं कि पत्नी सुंदर नहीं है, पत्नी भी उसकी तरफ डिवोटेड है, वो भी पत्नी की तरफ डिवोटेड है। ताज्जुब की बात है कि दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का खिंचाव किसी अन्य स्त्री की तरफ है। वो स्त्री तलाकशुदा है, लेकिन वो मित्र के नाते, उसको सहयोग देने के नाते, उसके साथ उसको संभालने के साथ धीरे धीरे उनका आकर्षण बढ़ा और उनके दिमाग में ये बात आया कि क्या मुझे इस रिश्ते में जाना चाहिए, और यही प्रश्न लेकर वो हमारे पास आए। जैसे मैंने पहले बताया कि यदि गुरु का संबंध बन रहा है तो व्यक्ति परामर्श जरूर लेता है या उसे किसी न किसी कारण से किसी से परामर्श मिल जाता है, यानी सही रास्ता दिखाने वाला कोई मिल जाता है। चलेगा कि नहीं चलेगा ये बताता है उसके लग्न का बल। तो यहाँ जो पहली कुंडली है, इसका जो जन्म तिथि है ये 9 अगस्त 1993 का है। पूरा विवरण मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये किसी का व्यक्तिगत मामला है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो जातक है, जातक का जो लग्न है, लग्न कन्या राशि का है और लग्न में ही गुरु मंगल हैं। लग्न में मंगल और गुरु का आना, मंगल तामसिक ग्रह हैं और जब कभी हम लग्न की बात करते हैं तो ये सत्व भाव का यानी सत्व का गुण का है। तो यहाँ पर अगर कोई तामसिक ग्रह है तो ये निश्चित रूप से एक नकारात्मक चिन्ह है। और इसकी कुंडली में जो मंगल हैं वो अष्टमेश हैं, लग्न कुंडली के अष्टमेश भी मंगल हैं। तो अगर अष्टमेश लग्न से संबंध बनाए तो ये दिखाता है कि जातक के जीवन में उठापटक जरूर होगी, क्योंकि अष्टम ट्रांसफॉर्मेशन का कारक है, आपके जीवन में दिशा बदलने का कारक है। तो मंगल का लग्न से जुड़ना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये कोई ना कोई जातक के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, परिवर्तन हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है सुख भाव पर, यानी जो सुकून का कारक है, सुकून का भाव चौथा है, वहाँ पर मंगल की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि अष्टम पर भी पड़ रही है, यानी मंगल स्वयं ट्रांसफॉर्मेशन के कारक बन सकते हैं। तो जातक स्वभाव से काफ़ी बोल्ड है, हैंडसम भी है और उसकी जो वाणी शैली है वो काफ़ी प्रभावी है, जो कि किसी भी विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये पुरुष की कुंडली है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्त्री का कारक है, संबंधों का कारक है, वो शुक्र कैसा है। अगर मंगल शुक्र का संबंध नहीं बन रहा है तो आपका प्रारंभिक आकर्षण नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शुक्र जो हैं वो गए हुए हैं दसम भाव में, दसम भाव में मिथुन राशि में है, जो कि बुध की राशि है और लग्न भी बुध का ही है, यानी लग्नेश भी बुध हैं और शुक्र के राशि अधिपति भी बुध हैं। और जो अगर हम बुध की स्थिति देखें तो बुध कर्क राशि में, जो कि उनके जिन्हें वो शत्रु मानते हैं चंद्रमा को, उनकी राशि में हैं और साथ में उनके सूर्य भी हैं। ये बुधादित्य योग है, एक अच्छा योग माना जाता है। अगर ये आपके काम त्रिकोण में बन रहा है तो आदमी को सुख साधन मिलने की उसके विवेक से बहुत अच्छे चांस बनते हैं। लेकिन यहाँ बुध सूर्य के साथ है। सामान्यतः अगर बुध सूर्य से थोड़ी दूरी पर हो तो बुध अच्छा माना जाता है, और यहाँ पर अगर देखिए तो बुध 4 डिग्री पर है और सूर्य 22 डिग्री पर है, तो ये एक अच्छा योग है। लेकिन बुध शत्रु की राशि में है तो बुध कहीं ना कहीं पीड़ित दिखाई पड़ रहे हैं। बुध लग्नेश हैं, लग्न में मंगल की राशि है जो कि उग्रता के कारक हैं। और ये ध्यान रहे कि जो 6वें में कुछ जो नक्षत्र के आधार पर भी ये मंगल की जो बोल्डनेस है उसको दर्शाता है।
तो उसके बाद यहाँ पर देखिए तो शुक्र जैसा मैंने बताया मिथुन राशि में है। मिथुन राशि को हम अगर कालपुरुष में देखें तो ये हमारे साइको फिजिकल जो इंटेंशन होता है उसकी है, यानी कि आपको शारीरिक रूप से आनंद कहाँ मिलता है। आपको शारीरिक रूप से आनंद खेलने में मिलता है, दौड़ने भागने में मिलता है, गाना बाना बजाने में मिलता है, दोस्तों के साथ जाने में मिलता है। किस चीज़ में आपको फिजिकल प्लेजर मिलता है, उसका जो भाव है वो मिथुन है। तो इसी साइको फिजिकल में आपके जो सेक्सुअल रिलेशनशिप आते हैं वो भी होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र उस भाव में गए हैं। इसके बाद हम देखें मंगल को मैं बता दिया कि लग्न में अष्टमेश है, तो यानी जातक के अंदर ये मंगल वाले गुण हैं, बली हैं। मंगल का अष्टम से संबंध बन रहा है, मंगल का सप्तम से भी संबंध बन रहा है। सप्तम में कालपुरुष की तुला राशि होती है जो कि संबंधों की राशि है। तो यानी जातक संबंध बनाने में एग्रेसिव होगा। इस जातक का अगर विवाह भी हुआ हो तो इसी ने आगे बढ़कर लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया होगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ है, यहाँ पर जो मुख्य गौर करने वाली बात है, मैंने बताया कि भावनात्मक स्तर पर आदमी के दर्शाता है चंद्रमा। तो यहाँ चंद्रमा अष्टम में है। जब भी कभी चंद्र अष्टम होता है तो ये चंद्रमा नीच का माना जाता है और ये जातक को भावनात्मक चोट देने का एक कारण बनता है। यानी जातक भावनात्मक रूप से जरूर चोट खाएगा, ये चंद्रमा के अष्टम में जाने का कारक है। या फिर जातक को माँ का सुख मिलने में दिक्कत आएगी, या हो सकता है वो माँ उसके साथ ना रहे, माँ की मृत्यु हो जाए, या उसे खुद मानसिक तनाव हो। कहीं ना कहीं माँ उसके जीवन में उथल पुथल का कारक बनेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या ये संबंध का दृष्टिकोण कैसा होगा। यानी अब हम जातक के तो हमने लग्न को नहीं समझ ली, लेकिन अब उसका हमें धी समझना है। धी कौन सा? शुद्धि भाव। क्योंकि हम अगर किसी के विचार को समझना चाहते हैं तो हमें पहले वो समझना पड़ेगा उसका आचरण कैसा है, उसकी सोच कैसी है। तो सोच के लिए आपको आना पड़ेगा नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में, जो कि आपके 3-7 जो कि आपके 4-8-12 का केंद्र है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए तो नवमांश कुंडली में शनि और राहु हैं और वो है राशि वहाँ पे वृश्चिक। वृश्चिक राशि एक अंधकार की राशि है। जो भी चीज़ वृश्चिक में होता है उसको समझ पाना, जान पाना किसी व्यक्ति के कह सकते हैं क्षमता से परे होता है। इसे वैसे कालपुरुष का दंड भी बोला जाता है। और ये जो चौथा केंद्र है शुद्धि का, यहाँ पर सत्व गुण के ग्रह ज़्यादा लाभ देते हैं। जैसे गुरु हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, सूर्य हो गया। तो ये सत्व गुण अगर हैं तो ये अच्छी बात है। अगर यहाँ तामसिक गुण है तो जातक का चरित्र कलुषित हो सकता है, उसकी सोच कलुषित हो सकती है, उसका अप्रोच कलुषित हो सकता है। यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर शनि और राहु हैं, तो कहीं ना कहीं जातक की सोच में एक लालच होगा, एक अपना निजी स्वार्थ होगा। कहीं ना कहीं वो जिस भी तरफ अपने विचार से जुड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं एक लालच को लेके जुड़ेगा। तो यहाँ पर धी भाव दूषित दिख रहा है। अब हम देखें कि लग्न कुंडली में तो देख लिया मंगल, अब या शुक्र को। अब यहाँ देखते हैं कि पुरुष की कुंडली है तो नौमांश में मंगल शुक्र कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर नौमांश में मंगल शुक्र वृद्धि के भाव में जा रहे हैं, जो कि संबंधों का ही केंद्र है। और ये वहाँ पर जा रहे हैं राहु की राशि कुंभ में, जो राहु और शनि की है। और राहु शनि दोनों कहाँ बैठे हैं? धी भाव में शुद्धि के। तो यहाँ पर ये पुनः दर्शा रहा है कि मंगल शुक्र का संबंध बन रहा है। और ये 11 नंबर का जो पुरुषार्थ है ये काम त्रिकोण का पुरुषार्थ है। यानी कि जो मंगल शुक्र का आकर्षण होगा वो कामना वश होगा, किसी फिजिकल प्लेजर को लेकर होगा। यानी अगर हम कहें तो जातक अपने पत्नी के साथ भी अगर कहीं ना कहीं आकर्षित होगा तो उसमें उसका एक फिजिकल रोल जरूर रहेगा। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा कैसा है, क्योंकि हमने बताया भावनात्मक चोट लगनी है या भावनात्मक रूप से अगर आप कमजोर हैं तभी आप ऐसे संबंधों में पड़ेंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो गए हुए हैं मिथुन राशि में। वहाँ पर शुक्र गए, बुध गए थे चंद्रमा की राशि में, और यहाँ पर चंद्रमा गए हैं बुध की राशि में, और साथ में बुध गुरु है उनके। तो गुरु चंद्र योग पुनः लाभ के लिए अच्छा होता है, यानी वृद्धि के लिए अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा अपने शत्रु की राशि में गए हैं। ध्यान रहे कि लग्न कुंडली के योग यदि नौमांश कुंडली में कट रहे हैं तो ये नौमांश कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है। अगर कोई योग भंग हो रहा है तो भी नौमांश कुंडली, अगर कोई राजयोग भंग हो रहा है तो भी नौमांश कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हमने दोनों में देखा, एक तो धी भाव के हिसाब से शुद्धि में आचरण में थोड़ा संदेहास्पद है, दूसरा मंगल का प्रभाव आ रहा है, शुक्र पर आ रहा है। शुक्र वहाँ मिथुन राशि में गए हैं, यहाँ पर शुक्र सप्तम में कुंभ की राशि में गए हैं, जिस पर कि अगर देखिए तो बुध की दृष्टि पड़ रही है लग्न से। यानी इच्छा भाव के स्वामी का शुक्र मंगल पर दृष्टि जाना ये बताता है कि इस तरफ जातक की इच्छा रहेगी। अब जब हम प्यार की बात करते हैं तो प्यार के लिए पंचम भाव को भी हम नहीं भूल सकते। तो यहाँ अगर हम देखिए तो लग्न कुंडली में पंचम भाव में शनि की राशि मकर है। मकर को दलदल बोला गया है। यहाँ पर आदमी को अपने संघर्ष करने होते हैं। ये यहाँ पर प्यार मोहब्बत की ये जगह नहीं है। यहाँ पर जो भी होगा यानी शिक्षा होगी, कि शिक्षा का भाव है, अगर यहाँ मकर आ गया तो शिक्षा में संघर्ष होगा। ये आपके जुनून का भाव है, आपकी आदतों में ऐसी कोई परेशानी होगी जो आपको करेगी, क्योंकि ये शांति से बैठने की राशि नहीं है। और इसी राशि में अगर हम देखें तो
जो दृष्टि पड़ रही है वो बुध और सूर्य की एकादश भाव से पड़ रही है। तो एकादश भाव से नीच के बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ना, वो मकर राशि पे पड़ना, कहीं ना कहीं जातक के लिए ये एक पंचम भाव संबंधी संघर्ष दिखाता है। जातक को संतान संबंधी भी संघर्ष के इशारे करता है। ये संतान का मामला होगा या प्यार का मामला होगा, इसके देखने के लिए हमें नक्षत्रों तक जाना पड़ेगा। वही चीज़ अगर हम आप देखते हैं कि ये जो पंचम भाव था लग्न कुंडली का, वो नवमांश कुंडली में कहाँ आया है, तो नवमांश कुंडली में जो पंचम भाव है वो छठे में गया है और वहाँ पर सूर्य मंदी के साथ है। मंदी जिस भाव से जुड़ता है वहाँ पर आपको परेशानी तो ज़रूर देगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मंदी था आपके लग्न कुंडली में वो राहु के साथ था और वो भी काम त्रिकोण की प्राथमिक राशि तृतीय राशि में था, जिसे मैथुन भाव कहा जाता है। यही नवमांश कुंडली का लग्नेश भी सूर्य है, तो लग्नेश अपने आप से छठे में गया। यह दर्शाता है कि जातक के जीवन में संघर्ष आएगा और वो आपके निजी दोषों से आएगा, क्योंकि ये छठा भाव निज दोष का है। जो हमारे 6 शत्रु होते हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य, उसका ये भाव है। तो यहाँ पर मत्सर्य के कारक जो शुक्र बुध हैं वो लग्न में गए हैं और वो लग्न में सूर्य की राशि में गए हैं। तो यहाँ जातक के अंदर एक मत्सर्य की भावना होगी, देखा देखी की भावना होगी, अपने आप को आगे ले जाने की, मतलब ये कहते हैं ना कि होड़ में आगे निकलने की भावना होगी। तो जातक की एक कमजोरी साबित होगी। तो दोनों जगह से हम देखें तो बुध का जो प्रभाव है वो जातक पर नकारात्मक जा रहा है। अब अगर हम भावगत देखें तो आप देखिए लग्न में सप्तम ग्रह है, ये पॉजिटिव है। कौन है सप्तम ग्रह? गुरु। लेकिन मंगल तामसिक ग्रह है, ये नकारात्मक है। मंगल अष्टम है, ये लग्न के लिए नकारात्मक है, यानी वैचारिक लेवल पर ये दिक्कत की बात है। तृतीय भाव जिसे कि हम काम या भोग का कारक बोलते हैं, वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर तमस ग्रह अच्छे माने जाते हैं। किस मामले में? भौतिक सुख साधन अर्जित करने के मामले में, लेकिन रिश्तों में नहीं। वहाँ पर मंदी है, ये नकारात्मक योग है। शनि और राहु का संबंध बन रहा है दृष्टि के जरिए, जो कि ये भी एक नकारात्मक पहलू है। इसके बाद ये क्योंकि सेक्सुअल डिजायर का प्लेस है, तो ये कहीं ना कहीं राहु का जो प्रभाव हो वो सेक्सुअल डिजायर्स में नकारात्मक रूप से दिखेगा। इसके बाद अगर हम बात करें पंचम की, जो प्रेम का भाव है, ये भी सत्व राशि का या सत्व गुण का भाव है। यहाँ पर तमस ग्रह की राशि शनि की राशि है और उस पर सूर्य और बुध दोनों ही सात्विक ग्रह या राशि ग्रह हैं। इन दोनों का प्रभाव यहाँ पर अच्छा माना जाएगा। लेकिन बुध पर राहु का प्रभाव जो जा रहा है वो बुध के गुणधर्म को थोड़ा सा बिगाड़ेगा, यानी यहाँ बुध राहु से पीड़ित हो रहे हैं। और सूर्य द्वादशेष हैं, तो द्वादशेष से युति बताती है कि जातक अपने बुध के गुण का अनायास व्यय करेगा, क्योंकि व्ययेश बुध के साथ हैं, यानी मित्रता में अनायास व्यय होगा। इसके बाद हम बात करें पंचमेश की, तो पंचमेश छठे में गए हैं, क्योंकि पंचमेश शनि है, छठे में गए हैं। ये पूरे पूर्ण के भाव का प्रारब्ध के दंड के भाव में जाना बताता है कि आप अपने पिछले जन्मों से कुछ ऐसा कर आए हैं कि जो आप अपने खुद पे पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, यानी आपकी कुछ कमियां होंगी। तो छठे भाव में जो कमी दिख रही है वो बुध की दिख रही है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो सप्तम भाव में मीन राशि है। मीन राशि सत्व की राशि है, जलीय राशि है और इस पर मंगल का नजारा, इसके स्वामी गुरु भी देख रहे हैं। लेकिन इसके त्रिकोण में राहु है, राहु की दृष्टि यहाँ पुनः आ रही है और राहु यहाँ इस कुंडली में मंदी की वजह से नकारात्मक है। अष्टम भाव जो कि हमारे कर्ज हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, अनदेखी चीज़ें हैं, वहाँ पर चंद्रमा है, यानी भावनात्मक कमजोरी दिखा रहा है। वहाँ पर मंगल की राशि है, यानी कि षड्नेस की राशि है, उग्रता की राशि है। तो ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये उसके गुणधर्म अचानक कहीं ना कहीं कष्ट देंगे। इस प्रकार से हम लग्न कुंडली और इसको समझते हैं। तो जातक का यहाँ ने बताया कि गुरु का संबंध जो है लग्न से बन रहा है लग्न कुंडली में, और जातक का जो संबंध है अगर हम देखें गुरु का, तो वो बन रहा है काम त्रिकोण के जो हमारा वृद्धि का भाव है उसमें चंद्रमा से, यानी गुरु चंद्रमा का योग भावनात्मक रूप से आपको कहीं ना कहीं सही रास्ता तक ले जाने की बात करता है। लेकिन परेशानी आएगी क्योंकि चंद्रमा अष्टम में है। यहाँ पर अगर हम बात करें 64वें नवांश की, तो वहाँ पर भी राहु शनि है, क्योंकि वो शुद्धि का भाव है, यानी राहु शनि आपको परेशानी ला के देंगे। अगर हम चंद्रमा से 64वें नवांश की बात करें तो वहाँ पर जो आ रही है वो आ रही कन्या राशि, जो कि लग्न की राशि है, यानी वहाँ पर भी 64वें नवांश का कारक कौन हो गया? बुध। तो बुध आपकी इस कुंडली में जातक के बुध का प्रभाव कहीं ना कहीं उसको वो जगह खींच के ले जाएगा जो उसके लिए नकारात्मक सिद्ध होगा। अब गुरु का प्रभाव है, इसलिए जातक को हो सकता है कि अक्ल आई हो और उसने सही समय पर अपने मित्रों से, दोस्तों से या जैसे भी उसको परामर्श मिला हो और वो बाद में हमसे भी परामर्श लिया। जातक अभी अपने वैवाहिक जीवन में सुखी है, लेकिन ये दर्शाता है कि आप एक्स और वाई के चक्कर में कैसे पड़ेंगे। अब यहाँ हम दूसरी कुंडली ले रहे हैं जो एक पति पत्नी की है, जिन्होंने पहले प्रेम किया और प्रेम बहुत पहले किया, और लेकिन उन्होंने बाद में उस प्रेम को शादी का जोड़ा पहनाया। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर बुध पीड़ित था, राहु का प्रभाव था,
अगर आपका राहु का प्रभाव सकारात्मक हो जाए तो आप राहु के जरिए जो प्राप्त करेंगे उसको आप अच्छे ढंग से, यानी कि आप शुभ योग में ले जाएंगे। क्योंकि राहु तो हमारे पितरों के कारक हैं, तो राहु हमारे प्रारब्ध से लेके आया हुआ हमारा दंड है। राहु के पक्ष में जो होता है वो हमारे प्रारब्ध हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरी कुंडली। यहाँ जो दूसरी कुंडली है, पहली कुंडली है महिला की। तो महिला की कुंडली देखिए तो यहाँ पर लग्न मेष राशि का है और लग्न में मंदी है और उसी के साथ केतु है, क्योंकि राहु केतु अच्छे। तो मंदी का लग्न यहाँ ये बताता है कि जातिका का वैचारिक संघर्ष होगा, यानी वैचारिक रूप से उसको कुछ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये हमारे धर्म त्रिकोण का पहला भाव होता है। इसके बाद हम जब बात कर रहे हैं प्रेम की तो पंचम भाव में आएंगे। तो हम पंचम भाव में देखते हैं, वहां पर आ रही है सिंह राशि और उसमें सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। इसी भाव में आपका आरूढ़ अगर देखें तो आरूढ़ का जो सप्तम का आरूढ़ होता है संबंधों का, वो भी यहीं पे आ रहा है और यहीं पर आरूढ़ का लग्न भी आ रहा है। तो अगर जहाँ पर A7 होता है वो हमारे वैवाहिक जीवन से संबंध बनाता है, यानी कि आपका वैवाहिक जीवन का जो दर्पण होता है भौतिक रूप वो A7 से दिखता है, अगर हम आरूढ़ का जेमिनी का सिद्धांत लें। इसके बाद अगर हम देखें कि शुक्र मंगल का संबंध तो देखना जरूरी है, तभी आप प्यार करेंगे। शुक्र मंगल बुध के बिना आप प्यार की तरफ नहीं जाएंगे, जिसमें बुध का बल होना जरूरी है, चाहे वो नकारात्मक बली हो या सकारात्मक बली हो, लेकिन बुध को बली होना चाहिए। अब सर नकारात्मक बली है राहु से जुड़ जाए, शनि से जुड़ जाए, उसके दोनों में हैं लेकिन तामसिक हैं। और सकारात्मक बुध का मतलब है गुरु से जुड़ जाए, सूर्य से जुड़ जाए, ये सात्विक ग्रह हैं। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पर शुक्र और राहु का सप्तम भाव में, यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु और राहु का सप्तम भाव में संबंध बन रहा है और मंगल जो है तृतीय भाव में है। जातिका की कुंडली में अगर हम देखें तो ये मंगल तृतीय भाव में है। तो जातिका के लिए मंगल पुरुष के कारक होते हैं, अविवाहित पुरुष या नवयुवक पुरुष या बोलते हैं जो उसका पति होगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो मंगल की जो दृष्टि आ रही है वो आ रही है छठे भाव पर, जो जहां पर कि शुक्र है, यानी मंगल शुक्र का संबंध यहाँ पर बन रहा है। अब हम देखेंगे बुध, क्योंकि मित्रता की बात है तो बुध को देखना पड़ेगा। तो बुध पंचम भाव में है जो कि प्यार का ही भाव है और वहां पर वो सूर्य के साथ है, यानी उसके स्वामी के साथ हैं। तो ये भी एक प्रकार से बुध को बल दे रहा है, लेकिन ये बल सात्विक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रह कौन सा है, सूर्य, जो कि सात्विक गुण को बताता है। और यहाँ पर राशि भी क्या है, सात्विक राशि, क्योंकि ये सूर्य की राशि है। पहली कुंडली में वहां पे पंचम भाव में भी सूर्य बुध का संबंध बन रहा था, लेकिन वहां पे राशि तामसिक थी, वो भी मकर। राशि का परिवर्तन बहुत महत्व होता है, राशि अगर बदल जाएगी तो ग्रहों का पूरा प्रभाव बदल जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चीज संबंध हम नवम भाव में देखेंगे, क्योंकि नवम भाव में ये संबंध हम नवमांश कुंडली में देखेंगे, क्योंकि वहां पर हमें सबसे पहले व्यक्ति के आचरण को पकड़ना होगा। क्योंकि अगर वो आचरण से जहाँ तक एग्रेसिव नहीं है, बोल्ड नहीं है, तो इन पचड़ों में पड़ेगा ही नहीं, या फिर ऐसे आदमी को दूसरा घसीट के लेके आता है। यानी ये छुपे रुस्तम होते हैं, चाहते तो हैं लेकिन आगे बढ़ के आ नहीं पाते हैं। तो यहाँ नवमांश का लग्न कर्क का है और कर्क में ही नवमांश में ही सूर्य हैं, जो कि लग्न के पंचमेश हैं, यानी प्रेम भाव के स्वामी हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो बुध वृश्चिक राशि में है। ध्यान रहे कि वृश्चिक राशि में पहले ही बताया ये अंधकार है और वो पंचम भाव में वृश्चिक राशि से संबंध बना है। जो काल पुरुष था उसमें जो वृश्चिक राशि थी वो थी आपकी अष्टम भाव में। तो ये वृश्चिक राशि यहाँ पंचम भाव में आ रही है, यानी अष्टम का संबंध पंचम से नवमांश कुंडली बना रही है और वहां पर आपके बुध और केतु का योग है। तो बुध और केतु का योग दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बुध जो है संबंध बनाएंगे और बुध केतु मित्र माने जाते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि में बुध को पीड़ा मिलती है, यानी पीड़ित माने जाते हैं। और इस पर अगर हम देखें तो जो है सामने से राहु की दृष्टि आ रही है। तो राहु की दृष्टि ये बताती है कि कहीं ना कहीं एक वो जो आकर्षण होगा वो कहीं ना कहीं भौतिक रूप से पहले बनेगा, उसका मानसिक स्तर बाद में देखेंगे। अगर हम देखते हैं चंद्रमा का, तो अगर हम राशि कुंडली में देखें तो राशि कुंडली में जो चंद्रमा है वो आपके उपपद लगन में है, यानी द्वितीय भाव में वृषभ राशि में उपपद लगन है, वहाँ पे चंद्रमा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो उपपद लगन के चंद्रमा का संबंध वहाँ वृषभ राशि से बना, जो कि शुक्र की राशि है, और उपपद को ही आपके वैवाहिक जीवन साथी का भौतिक रूप माना जाता है। तो वहाँ पर आरूढ़ लगन, A7, उपपद लग्न, ये सारे कहीं ना कहीं जुड़ रहे थे आपस में। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हो सकता है जहाँ तक प्रेम में जाए, क्योंकि मंगल शुक्र का संबंध है और वो आगे कहीं ना कहीं उसके विवाह से संबंध रखता हो सकता है। ये संबंध ऐसा हो कि उसके विवाह में ही तूफान खड़ा कर दे, या वो इसी का विवाहिक साथी हो सकता है। लेकिन तूफान खड़ा करेगा तो हमें नकारात्मक योग देखने होंगे, अगर सहयोगी होगा तो हमें सकारात्मक योग देखने होंगे। तो यहाँ पर दोनों ही तरफ से नवमांश और लग्न में सकारात्मक योग दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके जीवन साथी की,
जो कि पुरुष की कुंडली है। अगर हम पुरुष की कुंडली की बात करें तो वो मेष राशि की है। लड़की की कुंडली भी मेष राशि की है, पुरुष की भी कुंडली मेष राशि की है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मंगल और गुरु का संबंध बन रहा है आपके छठे भाव में, और शुक्र है तृतीय भाव में। अगर कंपेयर करें तो लड़की की कुंडली और लड़की की कुंडली में शुक्र की पोजीशन इंटरचेंज हो गई है, और शुक्र और मंगल आपस में दोनों के लिए इंटरचेंज होते हैं। वहाँ पर जो देखा जाए तो मंदी लग्न में था, यहाँ पर मंदी आपके तृतीय भाव में है और शुक्र के साथ है। मंदी शुक्र के साथ है तो कहीं ना कहीं शुक्र जनित परेशानी इस जातक को आएगी, ये एक दर्शाता है, क्योंकि लग्न कुंडली में मंदी का। अब हम देखते हैं कि जातक का संस्कार कैसा होगा, क्योंकि जब तक हम संस्कार आचरण की बात नहीं करेंगे हम ये नहीं समझ सकते कि जातक का प्रेम विवाह में परिणित होगा या नहीं। तो यहाँ पर नवमांश कुंडली के धी भाव में अगर हम देखें तो मंगल की दृष्टि आ रही, जो तामसिक ग्रह हैं, उसके अलावा शनि की दृष्टि आ रही, दोनों तामसिक ग्रह हैं। लेकिन यहाँ पर एक बुध हैं जो कि सात्विक ग्रह होने के नाते यहाँ पे संबंध बना रहे हैं। यानी अगर बुध की दृष्टि नहीं होती तो इस जातक के अंदर भी तमस गुण ज़्यादा होता, यानी भौतिकता की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा होता, और संभव है कि ये मित्रता का जो परवान चढ़ा हो वो शारीरिक आकर्षण से बाद में प्यार में बदला हो, जो कि सामान्यतः होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि शुक्र का संबंध अगर सही बन रहा है, क्योंकि ये पुरुष की कुंडली है, तो शुक्र को हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ शुक्र गुरु के साथ है। यहाँ हमने बताया कि अगर गुरु का कारक से संबंध बन जाए तो जातक अपने संस्कारों के दबाव में गलत निर्णय या गलत कार्य नहीं करता। यानी अगर वो प्रेम करेगा तो वो भरकस कोशिश करेगा कि उसका प्रेम विवाह तक पहुँचे। और यहाँ तो गुरु तो शुक्र के साथ ही बैठे हैं, ये एक प्रकार से शुभ योग है, यानी संस्कार के रूप से शुभ योग है। और ये जो शुद्धि का भाव है उसके दोनों तरफ अगर हम देखें तो एक तरफ ये गुरु है, यानी गुरु से गुजर के आप संस्कार में पहुंच रहे हैं। यानी सूर्य और मंगल को भी गुरु से गुजर के ही चौथे भाव तक पहुंचना पड़ेगा। राहु की दृष्टि केतु पे पड़ रहा है, राहु केतु अक्ष जो है वो वहां पर दूसरे भाव में बन रहा है। तो चंद्रमा यहाँ पर, जो कि जातक की कुंडली में अगर हम देखें तो जातक की कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव में थे और यहाँ चंद्रमा भाग्य भाव में आए हैं। पंचम आपका पूरे पुण्य है, तो पंचमेश का भाग्य भाव में नवमांश में जाना ये एक शुभ योग बताता है। जातक का वैचारिक स्तर, भावनात्मक स्तर अच्छा होगा, यानी उसकी जो भावनात्मक सोच होगी वो अच्छा होगा। अगर यही चंद्रमा अष्टम में चले जाते, चंद्रमा नीच में हो जाते, तो उसकी भावनात्मक सोच में कुछ नकारात्मकता देखी जा सकती थी। तो यहाँ पर प्रेम के लिए बुध का संबंध बन रहा है, मंगल शुक्र का संबंध बन रहा है, और जो एक कहते हैं बोल्डनेस होनी चाहिए, तो मंगल का जो प्रभाव उसके शुद्धि यानी वैचारिक स्तर पर आ रहा है, यानी जातक प्रभाव से बोल्ड होगा। लड़की के में भी यही प्रॉब्लम थी कि उसके में भी वो समस्या आ रही थी, लेकिन वहाँ पर मंदी आ रहे थे लग्न में, जो कहीं ना कहीं लड़की को पीछे करेंगे, यानी कि लड़की आगे आके अपने प्यार का इजहार नहीं करेगी, या रिश्ते या विवाह के लिए वो आगे नहीं आएगी, तो जातक को ही आगे आना पड़ेगा। और यहाँ पर जो अब हम इतना हमने चर्चा कर ली, जैसे स्वाभाविक है कि इनका करीब 8 मतलब ये लोग जब 10वीं 12वीं में थे तब से इनका प्यार हुआ, और इनकी शादी लगभग 7 साल बाद हुई। तो 7 साल तक अपने संबंधों पर कायम रहने के लिए भी आपको काफ़ी मानसिक बल की जरूरत होती है, जो यहाँ पर गुरु शुक्र का योग, बुधादित्य योग, चंद्रमा का नवम भाव में जाना, ये सारे बताता है कि कहीं ना कहीं ये जो गुण हैं जातक के उसको एक अटलता देते हैं, एक संस्कारिक बल देते हैं। और यहाँ पर गुरु शुक्र का चंद्रमा से संबंध बन रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या इनका विवाह होगा। ध्यान दें कि जब हम विवाह की बात करते हैं, प्यार से विवाह की तरफ, तो हमें उपपद कुंडली देखनी होती है। विवाह के लिए कहीं ना कहीं जो आपका जो जीवन साथी है उसका उपपद और आपका उपपद दोनों मैच होना चाहिए। अगर मैच हो रहा है तो संभवतः ये प्यार आपका विवाह में बदल जाएगा, परिणित हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के परस्पर उपपद जो है, वहाँ पर चंद्रमा उपपद लग्न में था, यहाँ पर नवमांश कुंडली के त्रिकोण में है। नवमांश कुंडली विवाह के लिए देखते हैं। यहाँ पर जो जातक का उपपद है, तो जातक का उपपद शुक्र के साथ है और वो भी मिथुन राशि में है। और अगर हम जातिका की कुंडली देखें तो जातिका की कुंडली के नवमांश में जो संबंध बन रहा है, बुध वहाँ त्रिकोण में आ रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि यदि आपका जीवन साथी भौतिक रूप से आपसे मिलेगा तो उसका जो लग्न का उपपद है वो अपोजिट पार्टनर के नवमांश के उपपद में बली होगा, या उसके लग्न त्रिकोण में होगा। कहीं ना कहीं वो मतलब लग्न से संबंध जरूर बनाएगा, या दोनों के उपपद एक ही त्रिकोण में हो सकते हैं। तो यहाँ ये संबंध बन रहा है। दशा के आधार पर देखें तो जो जातक का प्रेम हुआ वो मंगल की दशा में हुआ, और मंगल बुध की दशा में हुआ, यानी यारी दोस्ती हुई। और उसके बाद शुक्र की दशा में परवान चढ़ा, और जब शादी की बात आई तो शादी राहु की दशा में हुई, जो कि अष्टम का मतलब है आपका पूर्व जन्म का कर्ज। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। मंगल वहाँ पर इसके स्वामी हैं, तो आप ये विवाह वैसे भी कहा जाता है कि आपके पिछले जन्मों का बंधन है। तो राहु ने अपनी दशा में
और सूर्य के साथ, गुरु के साथ जो उनकी अंतर्दशा थी, इस दौरान शादी की बात आगे चढ़ी। उठापटक होते होते अंततः उन दोनों का विवाह हुआ और अभी दोनों आपस में सुखी हैं। तो आपने देखा एक कुंडली में एक्स और वाई के चक्कर में जातक को परेशानी उठानी पड़ी, और दूसरी कुंडली में यही एक्स वाई का खेल उनको विवाह के दरवाजे तक लेके आया। तो जब कभी भी आप वैसे तो कोई कुंडली देख के प्यार नहीं करता है, तो आप यदि आपको गलती से, यानी अगर आप लड़की हैं या लड़का हैं, अगर आप गलती से उसका जन्म पा जाएं, या कहीं ज्योतिषी से प्रश्न कुंडली से भी आप पता कर सकते हैं कि आपके बीच में ये जो यारी दोस्ती है, ये एक्स वाई या बी एफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो चक्कर है, उसके पीछे आपकी तामसिक सोच है या आपकी सांस्कारिक सोच है, और क्या ये विवाह के योग्य है। उपपद अगर मिल नहीं रहा है तो आप चाहे जितना गाढ़ा प्रेम हो, आपका अगाढ़ प्रेम हो, फिर दो पंछी बिछड़ ही जाते हैं। तो ऐसे आप समझिए कि आपका एक्स वाई कौन है। अगर आप ज्योतिष से पूछ रहे हैं कि क्या आपका एक्स आपको मिलेगा, तो आप पहले एक्स की कुंडली लेके आइए और अपनी कुंडली के उपपद से मिलाइए। अगर मिल रही है तो आप जरूर प्रयास करिए, संभव है आपका एक्स आपको मिल जाएगा। और कब मिलेगा? उपपद लग्न की दशा में या उपपद के त्रिकोण के ग्रहों की दशा में। अन्यथा आप अपना सिर यहाँ वहाँ मत मारिए और धी भाव को शुद्ध रखिए। अगर वहाँ पर नकारात्मक ग्रह हैं तो वहाँ पर सत्व गुणों को बलि करिए। आपको अपने जो सांस्कारिक प्रयास हैं, जो आपके उत्तम प्रयास हैं, जो आपके कह सकते हैं आचरण के रूप में अच्छे आचरण के प्रयास हैं, उनमें जरूर आपको सफलता मिलेगी। फिर वो आपका एक्स 10 साल पहले का हो या 12 साल पहले का हो। अन्यथा आप इस एक्स वाई के चक्कर में ना ही पड़ें तो अच्छा है। आपको उम्मीद है ये विषय समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।